एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं लेखा शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि प्राप्त एवं भुगतान खाता है। प्राप्त एवं भुगतान कैसा खाता है? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्राप्त एवं भुगतान खाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पर वास्तविक खाता। तो प्राप्त एवं भुगतान खाता कैसा खाता है? ये एक वास्तविक खाता है, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है एकांकी व्यापार संगठन द्वारा या फिर साझेदारी संगठन द्वारा, और नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी संगठन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से यहाँ पर अब गाइस पहले अतलग उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम एंड में देख लेंगे। तो अतलग उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अलाभकारी संस्था क्या है। तो गाइस अगर आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी हम लॉन्ग में देखेंगे। अगर वही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आज किया जाता है तो अच्छे से वहाँ पर आप उसका आंसर लिख पाओ। तो अलाभकारी संस्था क्या है? आप लिखोगे जिन संस्थाओं का मकसद लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज के लिए सेवा करना होता है, उन्हें अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद आप लिखोगे अलाभकारी संस्थाओं के उदाहरण हैं विद्यालय, अस्पताल, चैरिटेबल संस्थान, कल्याण समितियां, क्लब, सार्वजनिक वाचनालय, खेलकूद क्लब आदि। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा आपको और लिखना है, जैसे यहाँ पर ये भी देख लीजिए अलाभकारी संस्था की विशेषताएं क्या हैं। आप हेडिंग डालोगे अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं, इसमें आप लिखोगे ये संस्थाएं आमतौर पर कोई उत्पादन, खरीद फरोख्त या उधार लेन देन नहीं करती। इनका मुख्य उद्देश्य किसी खास समूह या जनता को सेवाएं देना होता है। इनका मकसद सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होता है। इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत इनकी सदस्यों से प्राप्त अनुदान अथवा दान सहायता, विनिवेश से प्राप्त आय इत्यादि होती हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि इन संस्थाओं द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि अलाभकारी संस्था क्या है। हमने यहाँ पर देख लिया है कि अलाभकारी संस्था क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, लॉग में ही क्वेश्चन ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी की दो विशेषताएं बताइए। साझेदारी की दो विशेषताएं ये हैं लाभ का बांटना साझेदारों के बीच, वैध अनुबंध। इसके बाद आप लिखोगे अब यहाँ पर विशेषताएं देखिए, साझेदारी की कुछ और भी विशेषताएं, जैसे साझेदारी एक लचीला संगठन होता है। ठीक है, साझेदारी में व्यापार करना आसान होता है। साझेदारी में व्यापार करने से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। साझेदारी में काम करने से कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता है। साझेदारी में व्यापार प्रबंध में सुविधा मिलती है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे कि साझेदारी वाले व्यवसाय में ऋण लेना आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि साझेदारी फर्म का प्रबंधन सभी साझेदार कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है या सभी की तरफ से कोई एक साझेदार कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि साझेदार की दो विशेषताएं वो आपने फर्स्ट देख ली थी। इसके बाद अगर यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि साझेदारी की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो इतना यहाँ पर जो दिया गया इस तरह से वहाँ पर आप अपना आंसर लिख कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी खाता क्या है बताइए। ठीक है, तो स्थायी पूंजी खाता सिर्फ क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है स्थायी पूंजी खाता क्या है बताइए। आप लिखोगे स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। स्थायी पूंजी दीर्घकालीन संपत्तियों में भी विनियोजित की जाती है। स्थायी पूंजी को अचल पूंजी भी कहा जाता है। तो आप देख लीजिए इस तरह से इसको आपको लिखना है। आगे देख लीजिए अब, क्योंकि ये आंसर यहाँ पर आपको लॉग में बताया गया है। आप लिखोगे इस खाते में लाभ या हानि
आहरण या ब्याज जैसे बदलावों को अलग चालू खाते में दर्ज किया जाता है। यह खाता साझेदारी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस खाते में स्वामित्व, योगदान और परिचालन लेन-देन में अंतर साफ दिखता है। इस खाते से पता चलता है कि मालिकों के पास कितनी रकम है। इस खाते में गैर स्थायी निकासी या आहरण को कभी डेबिट साइड में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि स्थायी पूंजी खाता क्या है, बताइए ये क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनके आंसर आपको थोड़े विस्तृत में दिए जा रहे हैं ताकि अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जाए तो अच्छे से वहाँ पर आप कर पाओ। आगे यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति की परिभाषा लिखिए। तो ख्याति की परिभाषा क्या है, इसमें आप लिखोगे ख्याति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना की प्रसिद्धि। यह किसी व्यापार की प्रसिद्धि का मूल्य भी होता है। ख्याति के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। नीचे आप लिखोगे कि ख्याति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना की वह स्थिति होती है जब वह समाज में व्यापक रूप से जानी जाती है और उसकी पहचान होती है। ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके आगे देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे फिर आपको लिखना है कि ख्याति व्यापार को सफलतापूर्वक करके ग्राहक की संतुष्टि के आधार पर अर्जित की गई ख्याति होती है। ख्याति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। ख्याति की गणना एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के औसत लाभ को एक निश्चित वर्षों की संख्या से गुणा करके की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ख्याति क्या है। त्याग अनुपात क्या है, तो इसको देखिए। आप लिखोगे कि त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसमें मौजूदा साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ देते हैं। यह अनुपात साझेदारी लेखांकन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। हेडिंग डाली है, इसमें आप लिखोगे पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटाकर त्याग अनुपात निकाला जाता है। और इसके बाद नीचे आपको एक और लाइन लिखनी है कि नए साझेदार की भागीदारी पर त्याग अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, तो त्याग अनुपात क्या है, फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है और हेडिंग डाली है त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं, उसको भी एक लाइन में वहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि अंश की परिभाषा दीजिए। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। तो अंश क्या है, अंश की परिभाषा दीजिए। आप लिखोगे अंश का मतलब है किसी चीज़ का छोटा भाग या हिस्सा। गणित में अंश का मतलब होता है किसी संख्यात्मक मान का वह हिस्सा जो किसी पूरे का हिस्सा हो। अंश को भिन्न के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद थोड़ा और यहाँ पर देखिए, अंश क्या है, अंश और हर भिन्न के दो भाग होते हैं। भिन्न के ऊपर की संख्या अंश होती है, भिन्न के नीचे की संख्या हर होती है। अंश लिए गए भागों को दर्शाता है और हर पूरे के बराबर भागों हर क्या करता है, हर पूरे के बराबर भागों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंश क्या है, अंश और हर भिन्न के दो भाग होते हैं। ठीक है, और जो ऊपर का भाग होता है वो अंश कहलाता है, नीचे के भाग हर कहलाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि वित्तीय विवरण से क्या आशय है। आप वहाँ पर लिखोगे कि वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय, संस्था या व्यक्ति की वित्तीय गतिविधियों और स्थिति का एक औपचारिक रिकॉर्ड होता है। यह किसी निश्चित अवधि में वित्तीय लेनदेन, प्रदर्शन और वित्तीय स्वास्थ्य का सारांश होता है। वित्तीय विवरणों को लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए लेन देन के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण के फायदे। और ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जाता है कि रोकड़ प्रवाह क्या है। यहाँ पर इसके फायदे देख लीजिए। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति का
आकलन करने में मदद करता है। यह कंपनी की नकदी प्रबंधन क्षमता को दिखाता है। यह कंपनी के परिचालन लागतों को पूरा करने और ऋण चुकाने की क्षमता को दिखाता है। और फिर आप लिखोगे कि यह कंपनी की भविष्य की नकदी की ज़रूरतों का अनुमान लगाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है कि यह कंपनी के निवेशों की योजना बनाने में मदद करता है। तो रोकड़ प्रवाह के जो फायदे हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण है क्या, और उसके जो फायदे उनको आप देख चुके हो। आप लिखोगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी की नकदी की आने जाने की जानकारी देता है। यह एक वित्तीय रिपोर्ट है। यह कंपनी के नकदी प्रवाह और नकदी बहाव को दिखाता है। यह बताता है कि किस निश्चित अवधि में कंपनी ने कितनी नकदी हासिल की और कितना खर्च किया। अब यहाँ पर फिर से आपका दे दिया गया कि रोकड़ प्रवाह विवरण के फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो ये गाइस आप देख चुके हो कि रोकड़ प्रवाह विवरण के फ़ायदे क्या हैं। और गाइस ये जो आपका गाइस फर्स्ट वीडियो है, इसी तरह से जो और भी आपके मॉडल पेपर है उनका भी फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो गाइस अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो लेखा शास्त्र के पेपर में गाइस आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो भी वीडियोस आपको मिले तो सारे वीडियोस आपको देखनी हैं और पेपर आपको हल करके ही बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, लेखा शास्त्र के जो मॉडल पेपर हैं 2-3 मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, तभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा दीजिए। तो इसमें आप लिखोगे कि पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। इन्हें अधिमान अंश या प्रेफरेंस शेयर भी कहा जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को समता अंशों के मुकाबले ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके बाद आपको हेडिंग डाले हैं पूर्वाधिकार अंशों की खास बातें। इसमें आप लिखोगे कि पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को निश्चित दर से लाभांश मिलता है। कंपनी के बंद होने पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले पैसे वापस मिलते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर से लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा दीजिए। तो इस तरह से वहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिख कर आओगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पूर्वाधिकार अंश की जो परिभाषा है किस तरह से दोगे। और अगर यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर वहाँ पर जितना यहाँ पर दिया गया है पूरा ही आपको लिख कर आना है। तो जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलाभकारी संस्थानों का विस्तार बताइए। अब फर्स्ट ये क्वेश्चन आप देख चुके हो पहले ही, इसको देख लीजिए। अभी यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया, आप लिखोगे कि गैर लाभकारी या फिर अलाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका मकसद किसी समूह या समाज को सेवाएं देना होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे ये संस्थाएं आमतौर पर कोई लेन देन उत्पादन या क्रय विक्रय नहीं करती। इन संस्थाओं को लेखा पुस्तक या लाभ हानि खाता बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से मिलने वाला दान, अनुदान और सहायता विनिवेश से मिलने वाली आय होती है। इन संस्थाओं की निधि पूंजी निधि या सामान्य निधि में जमा की जाती है। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के लिए आय व्यय विवरण तैयार किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि ये विवरण वैधानिक प्राधिकरण में जमा कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अलाभकारी संस्थानों का विस्तार समझाइए। ठीक है,
तो इस तरह से आप ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। फर्स्ट जो आपने देखा था वो भी आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है इसके बारे में ये भी आपको लिख कर आना अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आस्क किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। आप लिखोगे कि सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में मुख्य अंतर जिम्मेदारी का होता है। सामान्य साझेदारी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होती है, जबकि सीमित साझेदारी में सीमित साझेदारों की जिम्मेदारी सीमित होती है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप लिखोगे कि सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में क्या अंतर है। अंतर यहाँ पर पूछा गया था। अब इसके आगे इसका आंसर इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। इसके आगे गाइस दिया गया है कि सामान्य साझेदारी सीमित साझेदारी, आप लिखोगे जिम्मेदारी सभी साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होती है, सीमित साझेदारों की जिम्मेदारी सीमित होती है, और प्रबंधन सभी साझेदारों का व्यवसाय पूर्ण परिचालन नियंत्रण होता है। सीमित साझेदार दिन प्रतिदिन के व्यवसायिक संचालन में भाग नहीं लेते। इसके बाद यहाँ पर आपको दायित्व में लिखना है कि व्यवसाय के ऋणों और दायित्व के लिए सभी साझेदारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, और सीमित साझेदारों की देयता उनके निवेश से परे होती है। तो सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। तो इस तरह से वहाँ पर आप ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आपको इस तरह से लिख कर आना है। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एंड गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो सामान्य साझेदारी सीमित साझेदारी में कुछ और भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी दोनों ही अनिगमित व्यावसायिक संरचनाएं हैं। साझेदारी समझौता सामान्य और सीमित साझेदारी दोनों को नियंत्रित करता है। सीमित साझेदारी को LLP भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर सीमित देयता साझेदारी से जुड़े दिशा निर्देश, नियम, अधिनियम और अधिसूचनाएं उपलब्ध हैं।